स्वागत है दोस्तों आपका बीपीएससी हंट में। जैसे कि आप 7th क्लास की एनसीईआरटी मैंने शुरुआत किया है साइंस का। कल मैंने एक लेसन कंप्लीट कर दिया है, 2 पार्ट में कंप्लीट। आप उसको पढ़ लीजिएगा। आज मैं पढ़ाऊंगा। जैसे कि दूसरा लेसन में आप देख रहे हो हेडिंग में प्राणियों में पोषण। आप पादपों में पोषण पढ़ करके आए हैं और आज हम लेंगे प्राणियों में पोषण। तो हम देखते हैं इसमें किस प्रकार से बताया गया कि प्राणियों में पोषण कैसे होता है, किस माध्यम से होता है, कितनी प्रकार के होते हैं, है ना। हम देखेंगे कितनी विधियां होती है, हम सब देखेंगे इसके अंतर्गत। हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट लाइन रहेगा मैं वहाँ पर टिक लगा दूंगा, मतलब मार्क कर दूंगा। आप उसको अपने नोटबुक में आप उसको नोट कर लेना, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको रिवाइज करने में आसानी होगी और कम समय में भी आप एक अच्छे नोट्स तैयार कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कि आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं। नो डाउट आपने तो पढ़ा ही है कि प्रकाश संश्लेषण के समय वो क्या क्या संश्लेषण करती है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह मैंने बताया भी था। नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधे का भक्षण करते हैं। बताया था कुछ प्राणी सीधे ही भक्षण करते हैं, जबकि कई उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। जंतु, पौधे एवं जंतु दोनों खाते। तो आप बताइएगा कौन सा ऐसा जंतु है पौधा एवं जंतु दोनों को खाते हैं। ये आपके ऊपर मैं छोड़ के जाता हूँ, आप बताइएगा कि जो लाइन जो लिख रखा कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों खाते हैं, आप बताइए इसके बारे में हमें, ठीक है। तो कहता है आगे देखिए, याद रखिए कि मानव सहित सभी को वृद्धि करने शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। देखिए मानव सहित जितने भी जीव जंतु हैं और मानव हैं, सभी को क्या है कि शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, खाद्य पदार्थ जरूरी होता है। ठीक है, मैं बोलूंगा नोट करने, उसी को नोट करना है और कुछ नहीं है। तो कहता है कि प्राणियों के पोषण में पोषक तत्व की आवश्यकता आहार के अंतःग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित है। क्या बोल रहा है, अब नोट कीजिएगा यहाँ से नोट कर लीजिएगा इस प्रकार से, यहाँ से, है ना। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्व की आवश्यकता आहार के अंतःग्रहण की, भोजन अंतःग्रहण का मतलब क्या होता है, भोजन ग्रहण करने की, है ना, विधि और शरीर में इसका उपयोग की विधि सन्निहित सम्मिलित है। इस प्रकार से बस एक टू द पॉइंट इस प्रकार से आप नोट कर लेंगे ताकि ये रहे आपके माइंड में कि इस प्रकार से मानव के अंतर्गत होता है। आगे देखते हैं, बोल रहा है कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि भोजन के संगठक कौन कौन है। तो आपको बताइए कौन कौन है, मैंने बताया भी था, आप पिछले लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं। कहता है कि कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट कैसा है, जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इस रूप में नहीं कर सकते, अतः इन्हें सरल पदार्थ में बदलना आवश्यक है, जैसे निम्न आरेख दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थ में। देखिए क्या बोल रहा है ना, कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है।
जटिल पदार्थ होता है और उसको हम लोग सीधे रूप पे नहीं ले सकते। उसके लिए क्या करते हैं, वो जटिल अणु से सरल अणु में बदला जाता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं कि जटिल पदार्थ है, एक प्रकार से क्या ये जटिल पदार्थ है, उसको देखिए सरल पदार्थ में तोड़ा गया है, इस प्रकार से तोड़ा गया है ना। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या, प्रवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। क्या बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक होते हैं, वो जटिल पदार्थ होते हैं, उसको हम सीधे रूप में नहीं ले सकते हैं। अनेक जंतु जो होते हैं उस जटिल पदार्थ को सीधे रूप में उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, उन्हें सरल पदार्थ में बदलना आवश्यक होता है। और जो बदलता है जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में, जो बदलता है, परिवर्तन जो होता है, वो टूटता है, वो क्या कहलाता है, वो पाचन कहलाता है आपका। ठीक है, वो पाचन कहलाता है। तो हम देखेंगे कि खाद्य अंतःग्रहण की विभिन्न विधियां, देखिए अब अंतःग्रहण के बारे में मैंने अभी जस्ट बताया कि भोजन का ग्रहण करने का एक विधि होता है अंतःग्रहण। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भोजन के अंतःग्रहण की विधि, भोजन के अंतःग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो भोजन का जो अंतःग्रहण की जो विधि होती है, विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है, मतलब अलग अलग होती है। जैसे कि मधुमक्खी, मधुमक्खी है एक हमिंग वर्ड है, इसका हिंदी भयानक शब्द है, तो आप हमिंग वर्ड याद रखिएगा। तो कहता है कि मधुमक्खी जो होता है, जो हमिंग वर्ड जो होता है, पौधे की मकरंद चूसते हैं। देखिए एक सवाल भी बन सकता है कि मधुमक्खी जो है अपना शहद फूलों के किस भाग से बनाती है, पुष्प से, कली से, मकरंद से। तो एक सवाल बन सकता है, तो मकरंद को चूसते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, उससे मध बनाते हैं वो। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिएगा। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश की प्राणी अपने शिकार को स्वतः ही निगल जाते हैं। आपने सुना भी होगा, मुंह में देखा भी होगा कि अजगर सांप कैसे सीधे निकल जाता है ना। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनका भक्षण करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, नीचे आइएगा थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे जंतुओं का नाम एक तरफ से दिया गया है, आहार का प्रकार है और आहार का विधि है। तो आप इसे खुद से लीजिएगा। ठीक है, अब सब कुछ मैं ही करवाऊं तो आपको भी कुछ मेहनत करना है ना। अगला क्या कह रहा है कि, अगला कह रहा है आपका, देखिए एक स्टार फिश है, इसके बारे में तो देखिए अद्भुत सत्य। एक कॉलम का जितना भी आप देखते हैं, इस कॉलम को वीवीआई मान के चलिए। कभी कभी एग्जामिनर जो होता है ना, यही कॉलम से उठा करके सवाल पूछ देता है और हम पूरा किताब पढ़ लेते हैं, पता चलता है कि किताब को तो आया ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप इसे गौर से पढ़ें। जो भी कॉलम आता है उसको 2 मिनट लगेगा किसी कॉलम को पढ़ने में, 1 मिनट लगता है। क्यों 1 मिनट के चलते एग्जाम में अपना समय को सवाल को छूटने दें, है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि अद्भुत सत्य, ठीक है, स्टार फिश, जिसे हम तारा मछली के नाम से जानते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। पहला सवाल, जो स्टारफिश मछली जो होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले कोई जंतु है। जैसे कि आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट घोंघा वगैरह में आप देखते होंगे, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। तो कवच वाले जंतु को वो क्या करती है, आहार करती है। अब वो क्या करते हैं कि कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है। ठीक है,
कह रहा है कि कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। एक प्रकार से याद रखें, अब देखिए बोल रहा है कि मानव में पाचन किस प्रकार से होता है मानव में। देखिएगा, बोल रहा है कि हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतःग्रहण करते हैं। पहला, देखिए हम भोजन को क्या करते हैं, मुख द्वारा अंतःग्रहण करते हैं, ठीक है। फिर उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। आप जानते भी होंगे, जो आप खाते हैं जो नहीं पचता है वो मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। बोल रहा है कि क्या आपने यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। एक 7th क्लास का जो बच्चा है वो सोच रहा है ना। बोल रहा है कि भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे मुख गुहिका, ग्रास नली या इसी को ग्रसिका बोलते हैं, अमाशय, क्षुद्रांत, छोटी आंत भी बोलते हैं, बृहदांत, बड़ी आंत हो गया जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा मलद्वार तथा गुदा। ये सब मिल करके क्या करती है, एक आहार नाल का निर्माण करती है और भोजन इसी रास्ते से होते हुए गुदा तक जाती है और वो अनपचा भोजन बाहर निकलता है। ठीक है, क्या बोला, ये सभी भाग मिलकर, क्या बोल रहा है, ये सभी भाग मिलकर आहार नाल यानी पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप देखिए अभी आपने क्या बोला कि भोजन हम क्या करते हैं, मुख से अंतःग्रहण करते हैं, तो मुख गुहिका से, मुख गुहिका। देखिए लाला ग्रंथि है यहाँ पे। लाला ग्रंथि मतलब कि इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, इसको सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। तो हिंदी भयानक शब्द होता है, आप जानते। देखिए विज्ञान जो है ना, इंग्लिश का टर्म ही अच्छा होता है। अब लाला ग्रंथि अगर बोल रहे, अब भयानक शब्द है, कभी सुना ही नहीं, तो पढ़ा ही नहीं, वो सुना ही नहीं। तो लाला ग्रंथि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये मुख गुहिका है, ये कोशिका है, और उसके बाद क्या है आपका अमाशय है, अमाशय, केवल अग्नाशय, क्षुद्रांत, भेदांत, मलाशय, अबुदा। या देखिए पित्ताशय है, जो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं इसको, यकृत है, लीवर है ना। इस प्रकार से आप देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे भोजन जो है विभिन्न भागों से गुजरता है, उनके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। तो हम देखिए मुंह में भोजन लेते तो हमारा भोजन मुख से ही पचना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कहता है अमाशय के आंतरिक भित्ति, जो हमारा अमाशय है, अमाशय अभी आपको दिखाया मैं कि अमाशय का आंतरिक भित्ति जो होता है, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों से लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय क्या करती है, पाचक रस को स्रावित करती है, ठीक है। पाचक रस जटिल पदार्थ को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। तो क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा, बोल रहा है कि अमाशय के आंतरिक, लिख लीजिएगा इसको, अमाशय के आंतरिक, ठीक है, अमाशय के आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि पाचक रस स्रावित करती है। तो पाचक रस स्रावित करने वाला कौन सा है, यकृत है, अग्नाशय ग्रंथि से क्या स्रावित करती है। जो पाचक रस जो निकलता है वो जटिल पदार्थ आपने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट देखा। अब कार्बोहाइड्रेट आया और
पाचक रस निकाल दिया, तो पाचक रस निकालने के बाद उसे क्या सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से आपने देख लिया। आगे हम देखते हैं। अब देखिए कि अब भोजन किस किस रास्ते से होकर गुजरता है और कहाँ जाता है। देखिएगा, भोजन का ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण क्या है? आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे ही हम भोजन को अंदर लेते हैं तो क्या करते हैं? उसको दांतों से हम चबाते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, पीसते हैं उसको। ठीक है, तो दांत का क्या काम हो गया? भोजन को चबाना, ग्राइंडिंग करना। तो आपके दांत कितने प्रकार के हैं? आइए दिखा देते हैं। कृंतक। देखिए, अब 1 2 3 क्या है? इधर से भी देखिए 1 2 3 क्या है? चवर्णक है। अब अर्धचवर्णक क्या है? 1 2 1 2 क्या है? अर्धचवर्णक है। रधनक, एक इधर एक इधर, रधनक हो गया। अब कृंतक 1 2 3 4। तो ये सब क्या है? दांतों का प्रकार है। ठीक है, तो दांत का क्या काम है? भोजन को पीसना, काटना, बस यही है। उसके बाद बस ये आप प्रयोग करने के लिए बोल रहा है और कुछ नहीं। आगे देखते हैं। बोल रहा है कि अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखिए, अपने दांतों को गणना कीजिए। बस ये बोल रहा है कि आप दांत का गिनिए, कितने प्रकार के दांत हमारे मुख में। हमारे मुख में लाला ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? हमारे मुख में होती है, जो लाला रस स्रावित लार है ना, लार स्रावित करती है। जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए। तो लाला रस जो आपका लाला रस होता है, लाल, लाला ही तो है, लाला रस है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? लार बोलते हैं। तो क्या बोल रहा? आइए इसका पता लगाएं। ठीक है, दूध के दांत तथा स्थायी दर्द। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है। लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। दूध का जो दांत होता है ना, वो 8 वर्षों तक उम्र आते आते गिर जाती है। इन दांतों के स्थान पर दांत जो निकलते हैं उसे अस्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के कई व्यक्ति के अस्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं तथा वृद्धावस्था में प्रायः गिरने लगते हैं। एक प्रकार से दूध का दांत और अस्थायी दांत में अंतर है। आप देख लीजिएगा इसको एक बार। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि ऐसे परीक्षण करने के लिए बोल रहा है कि किस प्रकार से हम परीक्षण कर सकते हैं। पढ़ लीजिएगा इसको एक बार, कुछ समझाने लायक तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब देखिए, अब जीभ की बात करते हैं। जीभ क्या है? जीभ एक मांसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। अब देखिए, ये जीभ जो है, देखिए यहाँ पे जो जीभ आप देख रहे हैं, ये आप जीभ यहाँ तक की संरचना को आप आराम से देख सकते हैं, परंतु इसके बाहर अंदर की संरचना को एक अंदर बोन होता है, हवाइट बोन होता है, उससे यह बंधी होती है। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया है बोन का नाम, परंतु हवाइट बोन के से ये लगी रहती है, बंधी रहती है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है, इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और जीभ किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको पता है? क्या आपको जीभ का कार्य ज्ञात है? तो बताइए। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त
यह भोजन में लार को मिलाने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपका देखिए जीभ के बारे में कुछ बता देते हैं। यहाँ लिख रहा है कि जीभ पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्र। अब देखिए, अब जीभ जैसे कि आपका जो ये अग्र भाग है, कैसा भाग है? ये स्वीट है। कैसा है ये? ये स्वीट है। ये स्वीट है। ये कैसा है? सॉल्टी है। ठीक है, ये सॉल्टी है एक प्रकार। ये कैसा है? ये खट्टा होता है। मतलब यहाँ सॉल्टी ये कैसा होता है? ये कड़वाहट होता है। देखिए एक बात है, तीखा कोई नहीं होता है। तीखा हमारा सेल का वो जलन होता है, हमारा त्वचा जो होता है वो जलता है, तो तभी हमको तीखा का एहसास होता है। ठीक है, तीखा कोई स्वाद नहीं होता है, वो हमारा त्वचा का जलना, बर्निंग होता है, तो हम कहते हैं कि तीखा अच्छा लगता है। चलिए आगे देखते हैं कि जीभ क्या बोल रहा था कि भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है जीभ, है ना, निगलने भी सहायता करते। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है। देखिए जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है। इस कारण से क्या होता है कि हमें जीभ के अलग अलग स्थानों पर हमें मीठा, सॉल्टी, शोर, खट्टा, एक प्रकार का कड़वाहट हम पता चलता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि अब यहाँ पे स्वाद कलिकाएं, जैसे कोरोना में आपने देखा होगा कि जिस दिन को कोरोना संक्रमण हो गए थे, उनकी स्वाद कलिका, टेस्ट वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में इसको हम, वो खत्म हो गई थी। वो खाने का स्वाद या फिर स्वाद आ ही नहीं रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने स्वाद कलिका को समझ लिया, और स्वाद कलिका के रहने पर क्या होता है, हमें टेस्ट का पता चलता है। ठीक है, जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार का स्वाद का पता चलता है। आगे आपने पढ़ा भी दिया पीछे। अब देखिए एक परीक्षण करने के लिए बोल रहा है, तो आप इसको खुद से कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ क्या बोल रहा है। भोजन नली, निगला हुआ भोजन ग्रास नली अथवा ग्रशिका में जाता है। ठीक है, निगला हुआ भोजन कहाँ जाता है? ग्रास नली अथवा ग्रशिका में जाता है। ग्रशिका ग्रशिका गले एवं वक्त से होती है। ठीक है, होती हुई जाती है, और ग्रसिका के भीति के संकोचन से भोजन नीचे और सरकता जाता। देखिए संकोचन क्या होता है? जैसे कि भोजन हमने लिया, तो जिस तरीके आप मुट्ठी को बंद और खोलिए, वो संकुचन है। ठीक है, तो उसी जो संकुचन हमारे गले के अंगशिका में होता है, वो संकुचन के माध्यम से भोजन नीचे की ओर सरकता है। वास्तव में संपूर्ण आहार संकुचित होते रहती है, तथा यह जो है क्या यह गति भोजन की नीचे ओर धकेलते रहती है। देखिए यहाँ लिख लीजिएगा इसको। कभी कभी हमारा आमाशय, आपने देखा भी होगा कि भोजन को स्वीकार नहीं करता है, फलस्वरूप वमन द्वारा, वोमिटिंग द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए, भोजन के बाद वमन किया हो। अब इसके बारे में सोचिए कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो अब हम आप क्या देखें कि भोजन ग्रसिका में पहुंचती है, ग्रसिका ग्रास नली से होते हुए वो ग्रसिका की भित्ति में संकुचन होते भोजन के नीचे सरकता है, और यह संपूर्ण आहार नाल संकुचित होते रहती है। जो आपका आहार नाल है, जो आहार नाल जो होता है, जो भी आपने पीछे पढ़ा, जो मिलकर के आहार नाल का निर्माण करती है, वो संकुचित होते रहती है। ठीक है, ताकि भोजन नीचे की ओर सरकता रहे। हम देखिए बायोलॉजी में जब पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे, जब हम साइंस को पढ़ाएंगे। अभी तो एनसीईआरटी चल रहा है, तो हम पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे इसको हम अलग से ना। तो आगे देखिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पे। अब हम आमाशय की बात करते हैं। आमाशय, आमाशय जो है कि मोटी भित्ति वाली थैली नुमा संरचना है। क्या है? आमाशय जो है मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है। यह चपटा है। देखिए यहाँ पे चपटा एवं यू आकृति होती है, ये गलत है। यहाँ पे जे की आकृति होती है, यहाँ पे यू दे दिया है, यहाँ पे आप जे कर लीजिएगा। ठीक है, आमाशय की आकार कैसा होता है? जे की आकृति का होता है ना, यू नहीं होता है। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है, यहाँ पे यू दे दिया, यू यहाँ पर जे कर लीजिएगा आप लोग। तथा
आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। देखिए आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? आपका अमाशय। यह एक ओर से क्या करती है? ग्रशिका से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। देखिए ग्रशिका से हमारा भोजन आता है, तो ग्रशिका कहाँ खुलती है? वो अमाशय में जाके खुलती है। और वो जब हमारा भोजन अमाशय में पहुँचता है तो वो क्या भोजन 3 से 4 घंटा वहाँ पे रुकती है, और रुकने के बाद वो जो है कि भोजन धीरे-धीरे सरकता हुआ वो छोटी आंत में पहुँचता है, जिसको हम क्षुद्रांत हम कहते हैं। ठीक है? क्षुद्रांत आपको मैंने बताया भी था, क्षुद्रांत को हम छोटी आंत के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अमाशय, देखिएगा अमाशय के, अब देखिए यहाँ पे पूरा पॉइंट को मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है? अब देखिए पीछे मैं अंडरलाइन शायद नहीं किया हूँ, कर देता हूँ मैं इसको, आप लोग नोट कर लीजिएगा आपने भी। हाँ, ये पूरा आप इसको आप नोट कर लेना, आप ठीक है? पूरा इसको आप, ठीक है? रुको मैं इसको, क्या होगा वो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए आपको मैं इसको पूरा नोट कर देता हूँ, क्यों नहीं हो रहा है? देखिए इसको पूरा आप मैं नोट डाल दिया हूँ। इसको आप लोग क्या करना, इसको हम ज़रूरी से इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है? क्योंकि ये अमाशय के बारे में बताया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है? देखिए बोला कि अमाशय की आंतरिक, ये पूरा पूरा आप नोट कर लेना। अमाशय की आंतरिक सतह जो होती है वो श्लेष्मल, हाइड्रोलिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको हम इंग्लिश में HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। जो हमारा अमाशय का जो आंतरिक सतह जो है वो श्लेष्मल को क्या बोलते हैं? म्यूकस के नाम से जानते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। ठीक है? हमारा अमाशय की आंतरिक सतह, श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक स्तर और अस्तर मतलब सतह, श्लेष्मल जो होता है अमाशय की आंतरिक सतह को सुरक्षा प्रदान करता है। किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। अगर म्यूकस निकलना बंद हो जाए, श्लेष्मल बंद हो जाए, तो क्या होगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारी अमाशय में आग लग सकती है, वो जल सकती है। तो जो श्लेष्मल जो म्यूकस जो होता है वो क्या करता है कि आंतरिक सतह को सुरक्षा प्रदान करता है। किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। ठीक है? अनेक अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। देखिए अम्ल जो है ना, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है, ऐसे अनेक जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां पहुंच जाता है। आपने देख लिया कि जो हमारा अमाशय के जो आंतरिक सतह से क्या क्या निकल रहा है? श्लेष्मल निकल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल रहा है, पाचक रस निकल रहा है। तो इसका क्या काम है? अब श्लेष्मल का क्या काम है? हाइड्रोक्लोरिक से अमाशय की सतह, आंतरिक सतह को बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक का क्या काम है? कोई भोजन के अंदर विषाक्त जीवाणु आ गया उसको नष्ट कर देता है। अब यहाँ पाचक रस को मैंने बताया था कि अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, ये सब क्या करती है? पाचक रस को स्रावित करती है। तो क्या करती है? जटिल पदार्थ को वो सरल पदार्थ में बदल देती है। आगे देखिएगा, बोल रहा है कि साथ ही यही माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना, देखिए पाचक रस निकलने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होना बहुत जरूरी। क्या बोल रहा है कि साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रस की क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जो है प्रोटीन को सरल पदार्थ में विघटित कर देता है। अब देखिए प्रोटीन आप खाए तो प्रोटीन को सरल पदार्थ में विघटित कर देना। प्रोटीन का सरल पदार्थ क्या होगा? एमिनो एसिड। ठीक है? इस प्रकार से आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब हम बात करते हैं क्षुद्रांत। अब क्षुद्रांत के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत, सब लाइन नोट कीजिएगा,
सब लाइन को नोट करते चल रहे हैं, ठीक है। क्षुद्रांत लगभग कितना मीटर लंबा है? 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसके भित्ति से कुछ रस स्रावित होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यकृत का। देखिएगा यहाँ पे क्या भाई, यकृत गहरे भूरे ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने और अवस्थित होती है। क्या बोल रहा कि ये जो आपका लीवर जो है वो कैसा कलर होता है? गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने की ओर स्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो लीवर जो है आपका शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अब देखिए तंत्रिका तंत्र के बारे में मत समझ लीजिएगा। ग्रंथि और तंत्रिका शब्द शायद कुछ लोगों को लगे कि शब्द एक ही है। मास्टर बता रहा है ग्रंथि, तंत्रिका तंत्र नहीं बता रहा है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र कौन सा बड़ा होता है आप लोग बताइएगा। अब देखिए आप बोले कि पित्त रस, यह पित्त रस स्रावित करती है। अब देखिए यकृत क्या करता है? पित्त रस को स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता है। इसे पित्ताशय कहते हैं, गॉल ब्लैडर भी कहते हैं इसको। पित्त रस, अब देखिए पित्त रस क्या काम करता है? पित्त रस जो होता है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हम वसा जो आप खाते हैं वसा, जैसे वसा तैलीय पदार्थ होता है, जैसे कि आपको दूध, घी, मक्खन, बादाम इसमें आपको वसा मिलता है। उसको पचाने का काम कौन करता है? पित्ताशय करता है, पित्तरस करता है, सॉरी ठीक है, पित्तरस करता है। अब देखिए अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है जो अमाशय के नीचे स्थित होती है। अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है, ठीक है, तथा उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है। तो क्या होता है? निचले भाग में पहुंचता है, उसके बाद जहां आंत रस पाचन की क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखिए आप बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट है वो आपका जटिल पदार्थ होता, अब वो सरल पदार्थ में बदल गया है। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। वसा, वसा जो होता है कि वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल, जैसे कि मैंने अभी बताया था एमिनो एसिड मैंने बताया था, परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है आपका किसमें बदल गया? आपका ग्लूकोज में बदल गया। प्रोटीन जो है आपका किसमें बदल गया? एमिनो एसिड में बदल गया। वसा जो है वसा अम्ल में बदल गया या फिर ग्लिसरॉल में बदल गया आपका है। इस प्रकार से आपने इसको देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्षुद्रांत में अवशोषण, ठीक है। अब क्षुद्रांत में अवशोषण है। अब क्या बोल रहा है कि पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं द्वारा चला जाता है, वाहिकाओं में चला जाता है। जो पचा हुआ जो भोजन जो होता है वो अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। अवशोषण किसे कहते हैं? यहाँ पे परिभाषा लिखा हो, जो पचा हुआ जो भोजन होता है, भोजन अवशोषित होकर मतलब कि भोजन के अंदर जितने भी प्रकार के उसमें जो शरीर के लिए जरूरी होता है उसको अवशोषित करके क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस क्रम को हम क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घरोम या रंशांकुर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे, यहीं से आगे आपको कनेक्ट करना है किससे?
जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थ को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। देखिए, आप बीच का लाइन छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ से आप आगे जोड़ लीजिएगा। अब कहता है, कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। क्या बोल रहा है कि जो आपका कोशिक सेल में जो उपस्थित ग्लूकोज का विघटन किस प्रकार से होता है? ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है, ठीक है। और ऊर्जा मुक्त हो जाती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है अथवा अवशोषण नहीं हो पाता है, वो बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे भी कुछ बचा हुआ रहेगा, कुछ उसको भी अवशोषण कर लेगा, उसके बाद उसको एनएस के माध्यम से बाहर निकाल देता है। देखिए, बृहदान्त क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। अब देखिए, बृहदान्त बड़ी आंत है, क्षुद्रांत छोटी आंत है। तो अब देखिए, बृहदान्त जो है क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। देखिए, आप लंबाई के अनुसार से ना नापें इसको, इसकी प्रकृति अलग है। हम इसके बारे में बात करेंगे कि छोटी आंत को छोटी आंत, बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहते हैं। हालांकि बृहदान्त तो बड़ी लगती है दिखने में, ऐसा आप तो फील करोगे जब मैं फिगर के माध्यम से पढ़ाऊंगा बायोलॉजी में, तो पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्य भाग इसका मुख्य भाग जो है, मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य जो है कि इसका बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? जल एवं कुछ लवणों को अवशोषण करना। देखिए, जो आप खाना खाए तो ऊपर से पचता हुआ जा रहा है, तो आपका जो भोजन में जो आपके शरीर के लिए जो उपयोगी चीज है, जो चीज नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उपयोगी जो आपके शरीर जो लाभदायक, जो आपके शरीर को बेनिफिट हो सकता है, उसको क्या करती है? धीरे धीरे अवशोषण किया जाता है हर एक स्टेप में। तो अगर उससे भी कुछ बच जाता है, तो जब वेदांत में पहुंचता है खाना, तो देखता है वेदांत कि इसमें भी लगता है कि कुछ और मटेरियल बचा हुआ है। उसको क्या करता है? जैसे जल हो गया, कुछ लवण हो गया, उसको अवशोषण कर लेता है और बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्धठोस मल के रूप में होता है। समय समय पर गुदा द्वारा मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे हम निष्कासन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ खाना खाने की विधि है कि वो गाय कैसे खाती है, मनुष्य कैसे खाते हैं। अब यहाँ पे ये है, इसको हम देख लेते हैं, फिर लेसन आपका ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि क्या आपने गाय तथा घास खाने वाले अन्य जंतु को देखा है? तो उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वो खा ना रहे। आपने देखा भी, वो गाय जब खाना खा लेती है, बैठने के बाद वो जुगाली करते रहती है। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेती है। यह भाग क्या कहलाता है? रुमेन कहलाता है। जहाँ गाय या बैल जो भी है, जंतु जो शाकाहारी है, वो क्या करती है? जल्दी जल्दी घास को निगल लेती है। वो आमाशय के अंदर एक भाग होता है, जिसे हम रुमेन के नाम से जानते हैं, वहां पे क्या कर लेती है? वो जमा कर लेती है। रुमिनेंट जो है, रुमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रुमेन में भोजन की आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं, जुगाल करने हैं। परंतु बाद में जंतु इसके छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा इसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? रोमंथन कहते हैं। बहुत हार्ड हिंदी है, रोमंथन कहते हैं, ठीक है। आगे है, कहते हैं ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में क्या होता है? सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। जानते भी हैं, सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाएंगे मनुष्य लोग, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे कि रुमिनेंट्स में क्षुद्रांत जो होता है, क्षुद्रांत बृहदान्त के बीच थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे हम अंतनाल कहते हैं। क्या कहते हैं?
उसे हम अंधनाल कहते हैं। ठीक है। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र। फिर वे किस प्रकार भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, उसका पाचन करते हैं। ठीक है। तो आपने देख लिया ऊपर में क्या क्या पढ़े आप। देखिए अब हम बात करते हैं उन जीवों के बारे में जो जिनके पास मुख नहीं होता, पाचन तंत्र नहीं होता, वो कैसे भोजन करते हैं। देखिए अमीबा क्या है कि जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। देखिए एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है यहाँ पे। अब देखिए एक कोशिकीय बहुकोशिकीय होता है। हम पढ़ेंगे कोशिकीय संगठन के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। बहुत से लोगों को लगता है कि हम लोग एक कोशिका से बने हैं, है ना। एग्जाम्पल में कंफ्यूजन होता है, जो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे याद रखिए एनसीईआरटी क्या है ना। एनसीईआरटी हमें हर चीज़ों को समझाता है, और बाकी अन्य जो बुक है साइंस का, इतिहास हो, ज्योग्राफी हो, वो क्या कहता है, बताता है। एनसीईआरटी हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी हमें समझाता है। देखिए अभी तक आप नहीं जानते होंगे कि अमीबा, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो तो जानते होंगे, जो नॉन साइंस होंगे उनको नहीं पता होगा अमीबा बहुकोशिकीय एक कोशिकीय है। तो याद रखिएगा अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती है। इसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अमीबा निरंतर अपनी आकृति पर स्थिति बदलता रहता है। यह एक अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पदाव कहते हैं, जो इनकी गति देने या भोजन को पकड़ने में सहायता करता है। अमीबा कुछ जीवों के आहार करता है, कुछ जीवों को आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो खाद्य कण तो चारों ओर प्रभाव विकसित करके उसे निगल देता है। खाद्य पदार्थ उसकी धानियां में फंस जाते हैं। तो बस यही एक प्रकार का है, आप इसको पढ़ लीजिएगा और कुछ है नहीं। अब ये खत्म हो गया सेशन आपका। जैसे मैंने अब यहाँ पे सवाल जवाब है, इसको आप लोग शब्द देखिए। आप शोषण पढ़ लिया है ना। अब शोषण पढ़ लिया आपने, एमिनो अम्ल पढ़ लिया, श्वांगीकरण पढ़ लिया, पित्तरस पढ़ लिया, मुख कोशिका प्रसाधनक पढ़ लिया, सेलुलोज पढ़ लिया, पाचन तंत्र, निष्कासन, वसा, आम्ल, खाद्यान्य, पित्ताशय, कृंतक, अंतःग्रहण, यकृत, चवर्णक, कृशिका, अग्नाशय, अभिचवर्णक, पदार्थ, रुमिनेंट, लाला ग्रंथि और दीर्घरोम। आप सब पढ़ लिए, शब्द मैंने बता दिया है। ठीक है। उसके बाद आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद आपको समराइज हो जाएगा कि हमने क्या इस पुस्तक में पढ़ा है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ सवाल जवाब है। ठीक है। अगला बार से क्या करेंगे ना हम लोग कि किसी भी लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम उसके सवाल जवाब को पढ़ लेंगे, ताकि देखिए एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट तरीका होता है कि पहले आप सवाल जवाब को देखिए जो पीछे दिया हुआ रहता है। लेसन खत्म होने के बाद क्या होता है, कुछ हम पढ़ लेते हैं उसका आंसर मिल ही नहीं पाता है। तो पहले आप सवाल जवाब को किए रहेंगे सवाल आप, तो आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपके मन में वो क्लिक करेगा कि हमने इस सवाल को वहाँ पढ़ा है, तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा, तो आपको आसानी लगेगा। तो एनसीईआरटी पढ़ने का मजा ही कुछ और होगा। ठीक है। तो अगले बार से हम मुझे ही करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग को पूरी तरीके से एनसीईआरटी को हम पढ़ाएं और समझा भी दें। चलिए ठीक है, आप लोग पढ़िए अच्छे से। खत्म हो गया है और इसमें कुछ तो बचा नहीं है अब लगभग। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।